सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो सुनील चोपड़ा। आज हम पंचांग स्टार्ट कर रहे हैं। ये पंचांग के बारे में जानकारी लेंगे कि पंचांग क्या होता है, क्या महत्व है पंचांग का। ये तो पंचांग के बारे में आज चर्चा करेंगे। हिंदू पद्धति में जितने भी कार्य किए जाते हैं सारे पंचांग द्वारा ही किए जाते हैं। पंचांग द्वारा ही मुहूर्त निकाले जाते हैं। पंचांग देखकर ही सारे शुभ कार्य हिंदू पद्धति में करते हैं। तो इसलिए हमें पंचांग के बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। और पंचांग की जो हम गणना करते हैं इसके 5 अंग होते हैं। तो 5 अंग कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 इसके अंग है। इन्हीं पर सब चीजें आधारित होती है। जो सारी डिटेल निकाली जाती है वो इन्हीं चीजों से निकाली जाती है कि कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, नक्षत्र कौन सा है, योग कौन सा चल रहा है, करण कौन सा चल रहा है। इसको मद्देनजर रखकर हम जो है शुभ मुहूर्त का पूरा निराकरण करते हैं और शुभ मुहूर्त को निकाल कर अपने जातक को देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारा आता तिथि। हम चर्चा करेंगे तिथि के ऊपर। तो हिंदू पंचांग के अंदर मास, माह, जिसे माह कहते हैं, ये चंद्रमा के अनुसार होता है। चंद्रमा से ही हमारा पूरा मास निकलता है। चंद्रमा से ही हम लोग राशि निकालते हैं। जो चंद्रमा जिस राशि के अंदर होता है वही हमारी राशि होती है। ये हम लोग कैलकुलेशन कुंडली के हिसाब से करते हैं। और हमारा जो कैलकुलेशन है तिथि वार सब चीजों का, ये चंद्रमास से ही होता है। चंद्रमास बोलते हैं। और जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा के हमें भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। तो भिन्न भिन्न रूप दिखाई देने से घटते हुए क्रम में दिखाई देता है और बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देता है। जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटने लगता है तो अमावस आती है। और जब अमावस के बाद चंद्रमा बढ़ने लगता है तब पूर्णिमा आती है। ये 2 जो है पक्ष बने हुए हैं जिसे हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा घटता है। और ये जो दिन है ये 15-15 दिन का एक महीना माना गया है। दिन 14 होते हैं, उनके नाम है। तो 14 दिन एक पूर्णिमा 15वां दिन हो जाता है। फिर 14 दिन एक अमावस, ये 15 दिन हो जाते हैं। इस तरह से ये पूरे महीने का एक ये चंद्रमास हम कहलाता है। इसी प्रकार देखें तो चंद्रमास एग्जैक्टली जो है वो 19.5 दिवस का होता है, पूरे 30 दिन का नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा कि तिथियों में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है महीने के अंदर, क्योंकि 29 दिन का होने की वजह से इसकी तिथियां जो है समय इसका अलग अलग हो जाता है। जो एक तिथि है वह जो है सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक मानी गई है, जो कि ज्यादातर 24 घंटे होते हैं। और पूरे माह को हम 29.5 दिनों का एक मंथ जो चंद्रमास होता है उसको मानते हैं। अब चूंकि पूरे 30 दिन का नहीं है और कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ 28 के होते हैं, इसलिए तिथियों का जो समय है उनमें थोड़ा अंतर आ जाता है। तो जो तिथियां है ये 19 घंटे से लेकर और 26 घंटे तक होती है। कुछ तिथि 19 घंटे की होती है, कुछ 26 घंटे की होती है। और हर तिथि का अपना अपना एक नाम है, जो वैसे तो आप लोगों को इसकी जानकारी भी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके नाम एक बार बता देता हूँ। पूर्णिमा को पूर्णमासी कहते हैं, प्रतिपदा को पड़वा कहते हैं, जो द्वितीया होती है उसको दूज कहते हैं, तृतीया को तीज कहते हैं, चतुर्थी को चौथ कहते हैं, पंचमी को पंचमी कहते हैं, षष्ठी को छठ कहते हैं, और सप्तमी को सातम बोलते हैं, अष्टमी को आठम बोलते हैं, नवमी को नौमी बोलते हैं, और दशमी को दशम बोलते हैं, एकादशी को 11 बोलते हैं, द्वादशी को 12 बोलते हैं, त्रयोदशी को 13 बोलते हैं, और चतुर्दशी को 14 बोलते हैं, और फिर अमावस्या आती है, अमावस बोलते हैं। तो इस तरह से हर तिथि के अपने अपने नाम है। और हिंदू पद्धति में हम इस तरह से उन नामों का वर्णन करते हैं जो जनरल हमारी देहाती भाषा का है या जैसे भी भाषा का है, इस तरह से हम उनको तिथियों का नाम लेते हैं। जैसे तृतीया तीज बोलेंगे कि आज तीज है, तो जनरली जो हमारी हिंदू पद्धति में इस तरह से नाम चलते हैं। और इस तरह से माह के अंत भी होते हैं।
कुछ पूर्णिमा से मानते हैं और कुछ उसको अमावस्या मानते हैं। जिनको पूर्णिमा से माह को मानते हैं वो पूर्णिमांत कहलाता है, और जो अमावस को मानते हैं वो अमावस्यमांत कहलाता है। तो इस तरह से ज्यादातर पूर्णिमांत जो है वही चलता है, पूर्णिमांत भी बोलते हैं उसको, वही शब्द का उपयोग किया जाता है। अब तिथि का जो चंद्रमास दिन है, जो एक दिन है, वो तिथि के आधार पर ही सभी वार, त्योहार, महापुरुषों की जयंतियां, पुण्यतिथियां, ये आदि सारी उसी तिथि के आधार पर ही निर्धारित होती है। और उसके पश्चात जो है तिथियों का अपन वर्णन करें तो तिथियां जैसे मैंने आपको बताई है 15-15 होती हैं, और ये तिथियां भी अलग 5 प्रकार से विभाजित की गई। 5 प्रकार से तिथियों को बांटा गया। शुभ तिथि कौन सी है, अशुभ तिथि कौन, उस प्रकार जो 5 तिथियां हैं उनके नाम है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णिमा, पूर्णा। इस तरह से ये 5 प्रकार की तिथियां हैं। और इन तिथियों में इसके अलावा भी एक शून्य तिथि भी होती है, जिसका कि मैं आगे आपको शून्य तिथियों का भी वर्णन बताऊंगा। अब जानते हैं कि कौन सी तिथि शुभ मानी गई है और कौन सी तिथि अशुभ मानी गई। अब सबसे पहली है नंदा तिथि। जो नंदा तिथि है ये दोनों पक्षों मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, दोनों पक्षों के अंदर जो पहली है, छठवीं है और 11वीं है, जिसे मतलब प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी ये कहते हैं। इन तिथियों में अंतिम प्रथम घटी या अंतिम 24 मिनट को छोड़कर सभी मंगल कार्यों को करना शुभ माना गया है। तो नंदा तिथि एक शुभ तिथि है। ये प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी ये 3 दिनों में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आती है दूसरी तिथि भद्रा तिथि। भद्रा तिथि भी दोनों पक्षों के अंदर जो है द्वितीया, मतलब पहले प्रतिपदा थी अब द्वितीया है, मतलब 5 का ही अंतर है उसमें। जैसे अगर आपको याद करना है 1, 5, 11, देखिए 5-5 का अंतर आएगा। नंदा पहली, छठवीं, 11वीं। इसी तरह से भद्रा द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, इसको भद्रा तिथि कहते हैं। इसके अंदर क्या कौन से कार्य करते हैं, इसमें पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, दान आदि करते हैं, घर में अनाज लाना इस तिथि को देख के करते हैं, वाहन खरीदना इस तिथि के अंदर किया जाता है, अदालती कार्य, शल्य चिकित्सा, अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो ये भद्रा तिथि जो है ये आपके लिए शुभ रहती है। इस दिन आप ऑपरेशन भी करा सकते हैं। और इसमें क्या है, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। ये जो तिथि है भद्रा, इस पर मांगलिक कार्य नहीं करते। इस तरह के कार्य, व्रत, जाप, दान और ऑपरेशन, इस तरह के कार्य अगर आपको कर रहे हैं तो आपको भद्रा तिथि लेना है। भद्रा तिथि दूसरी, 7वीं और 12वीं ये रहती, ठीक है। इसके बाद आती है तीसरी तिथि हमारी जया तिथि। जया तिथि जो है ये दोनों पक्षों के अंदर, ये वही द्वितीया के बाद में तृतीया आ जाएगी, फिर उधर सप्तमी के बाद में अष्टमी आ जाएगी, फिर उधर द्वादशी के बाद में त्रयोदशी आ जाएगी, अंतर वही चलेगा इसका। तो ये तीसरी तिथि है जया तिथि। इसके अंदर अब अपने को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इसके अंदर जो है सेना से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, मुकदमेबाजी जैसे अदालती कार्य और वाहन खरीदना, कलात्मक कार्य, विद्या, गायन, वादन, नृत्य आदि, ये जो विशेष शुभ कार्य है ये आप जया तिथि के अंदर कर सकते हैं। तो जया तिथि इन कार्यों के लिए विशिष्ट रूप से मानी गई। इसी तरह से अगली तिथि आती है रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि को अगर अपन देखें तो ये चतुर्थी, ये तृतीया के बाद में चतुर्थी आ जाएगी, फिर नवमी आ जाएगी, फिर चतुर्दशी आ जाएगी। इसको रिक्ता तिथि कहते हैं। और रिक्ता तिथि के अंदर कौन कौन से कार्य हमें करना चाहिए, रिक्ता तिथि के अंदर तंत्र मंत्र सिद्धि की जाती है, तीर्थ यात्रा शुभ मानी जाती है, और इस तिथि में किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। जैसे कि गृह प्रवेश करना है, कोई नया काम स्टार्ट करना है, जमीन का कार्य करना है, तो ये आप रिक्ता तिथि के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद आती है पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, इसका नाम ही पूर्णिमा तिथि है, जो कि पूर्णिमा को भी पड़ती है, पंचमी होती है और दशमी होती है। और उधर से दूसरे पक्ष में भी अमावस्या को पूर्णिमा तिथि कहते हैं।
इधर पूर्णिमा को उधर अमावस्या को, तो दोनों पक्षों की मैं बता रहा हूं, 15 दिन में ये 15 दिन में वो। और अमावस्या को छोड़कर जो शुभ मांगलिक कार्य है वो आप पूर्णा तिथि के अंदर कर सकते हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन, पंचमी, दशमी के दिन। सिर्फ अमावस्या छोड़नी है, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा नहीं होता, इसलिए उस दिन शुभ कार्य नहीं होते। तो ये जो है ये 5 तिथियां थी। तो 5 तिथियों में मैंने बताया कि कौन कौन से कार्य आपको उस दिन कर सकते हैं जो कि शुभ माने गए। इसके बाद आती है शून्य तिथियां। शून्य तिथियां भी जो है 5 प्रकार की तिथियों के अलावा शून्य तिथि भी होती है। ये तिथि जो है जैसे चैत्र की कृष्ण अष्टमी, वैशाख की कृष्ण नवमी, ज्येष्ठ की कृष्ण चतुर्दशी और त्रयोदशी, आषाढ़ की कृष्ण षष्ठी, इस तरह से कुछ ये तिथियां हैं जो शून्य तिथियां कहलाती है। इन तिथियों में कि आप अच्छे कार्य कर सकते हैं, ये शून्य तिथियां। इसके बाद जो हम तिथियों के बाद शुरू करते हैं कि तिथि का क्षय होना और तिथि का बढ़ जाना। कभी कभी आपने देखा होगा तिथि का क्षय हो जाता है, बताते हैं कि आज तिथि का क्षय है, और कभी कभी तिथि 2 दिन भी चलती है। क्यों? ये जनरली क्या होता है, तिथि को हम जब कैलकुलेट करते हैं, जो सूर्योदय पे तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है, और दूसरे दिन जो तिथि आती है वो दूसरे दिन की मानी जाती है जो सूर्योदय पे आती है। यदि ऐसा स्थिति जब बनती है, जो सूर्य उदय होने के बाद तिथि प्रारंभ हो रही है, मान लो 9 बजे प्रारंभ हुई या 7:40 पे प्रारंभ हुई, ठीक है, और दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले खत्म हो गई, तो वो तिथि का क्षय हो गया। क्योंकि जब सूर्य उदय पे जो तिथि दिखी थी हमें, वो तो पूरा दिन चली, उस तिथि को हमने मान लिया। और इधर से क्या हुआ, दूसरा दिन जब सूर्य उदय हुआ तो तिथि पहले से समाप्त हो गई, तो वो तिथि को हम क्षय बोलते हैं, मतलब वो तिथि को काउंट नहीं किया जाता। इसी तरह से 2 दिन भी पड़ती है। एक कई बार ऐसा होता है कि सूर्य उदय से कुछ समय पहले तिथि का प्रारंभ हो गया और दूसरे दिन सूर्य उदय के 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद उसका खत्म हुआ, तो ये 2 दिन हो गई। क्योंकि सूर्य उदय पे वही तिथि दोनों दिन रही, जब ये दोनों दिन रही तो दोनों दिन जो है वही तिथि काउंट होगी, मतलब ये कि 2 दिन हुई। ये अभी आपके आने वाली है 31 तारीख को पूर्णिमा पर तिथि का क्षय होने वाला है, प्रतिपदा का क्षय हो रहा है। जब पूर्णिमा 31 तारीख की है और 1 तारीख की प्रतिपदा का क्षय है, तो ये इस तरह से तिथि क्षय होती है और तिथि बढ़ती भी है। अब इसके बाद होते हैं हम काल की गणना कैसे करें। काल की गणना जो है आजकल तो ऐसे पंचांग के अंदर इंग्लिश टाइम देने लगे हैं। पहले क्या होता था, इंग्लिश टाइम नहीं होता था, घटी और पल चलते थे। आप लोगों ने ये नाम अक्सर सुने होंगे, घटी और पल। घटी पल से ही कैलकुलेशन होता था पूरा का पूरा, जिसे कि काल गणना हम कहते हैं। तो काल गणना ये भी हमें जानकारी में लेना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पंचांगों में हमें इंग्लिश टाइम नहीं मिल पाते हैं, तो हम घटी पल से देखकर वो समय निकाल सकें। तो घटी पल में क्या है, आपने हिंदू की समय गणना से अगर देखें तो एक दिवस में 60 घटी होती है। एक दिवस में मतलब 24 घंटे में 60 घटी मतलब 24 घंटे के बराबर। अगर आप 24 घंटे का कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल जो घटी आएंगी उसके अंदर 60 आएंगी, और ये 60 घटी 24 घंटे कौन से होते हैं, सूर्योदय से सूर्योदय तक। 12 बजे वाला नहीं, इंग्लिश टाइमिंग नहीं, सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के जो 24 घंटे हैं वे 60 घटी के होते हैं हिंदू पद्धति के अनुसार। और एक घटी में 24 मिनट होते हैं। एक घटी में 24 मिनट होते हैं और एक दिन में 60 घटी होती है, और एक घटी में जो है 60 पल होते हैं। घटी आ गया, घटी के बाद में आपका पल आ गया, ठीक है। तो एक पल में 24 सेकंड होते हैं। 24 का हिसाब है पूरा, 24 घंटे, 24 मिनट, 24 पल, 24 सेकंड। उधर से घटी, पल, और फिर आ जाता है विपल। विपल जो है एक पल में 60 विपल होते हैं। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पूरे दिन के अंदर एक दिवस में 60 घटी हुई, ठीक है। एक घटी में 24 मिनट हुए,
समझ में आ रहा है मेरी बात का? समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो एक दिवस में 60 घटी, ये सिर्फ याद करना है, सिंपल तरीका है, उसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो एक घटी में 24 घंटे, ठीक है, एक दिवस में 24 घंटे, और एक घटी में 24 मिनट, ठीक है, और एक घटी में 60 पल, मतलब एक पल 24 सेकंड का होता। इस तरह से 24 का ही पूरा आंकड़ा है। इसी तरह से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, और इस तरह से कैलकुलेट किया जाए तो एक दिन के अंदर 3600 पल होते हैं। पल शब्द आपने ज्यादातर सुना होगा, मैं एक पल भी नहीं रुक सकता आपके यहाँ, वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, एक पल भी नहीं रुकूंगा अब मैं। तो पल ये शब्द पहले ये चला करता था। तो जो हाँ जी, जैसे कह रहे हैं कि 60 घटी होती है एक दिन में, तो जब क्षय होती है तिथि का तो एक घटी कम हो जाती है। नहीं, क्षय तो उसके हिसाब से, तिथि के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। अच्छा। सूर्य उदय से सूर्य उदय ये 24 घंटे पूरा रहता है, लेकिन तिथियों का समय अलग अलग होता है। दोपहर को भी शुरू होती है तिथि, दोपहर से लेकर दूसरे दोपहर तक भी चलती है। उस तिथि में 60 घटी ही होंगी। नहीं, सूर्य उदय से सूर्य उदय तक 60 घटी मानी जाती है। तिथि में नहीं कह रहा हूँ मैं, 24 घंटे में। मैं सिर्फ तिथि, उसका घटी का कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 24 कैलकुलेशन बता रहा हूँ। एक दिन में 60 घटी होती है, मतलब सूर्य 24 घंटे में 60 घटी, सिर्फ घंटों से ले रहे हैं। अगर आप 24 घंटे ले रहे हैं तो 24 घंटे 60 घटी के होते हैं, और एक घटी के 24 मिनट होते हैं। मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ आप, सिर्फ ये कैलकुलेशन अपने को लेना है, वो चीज सारे कैलकुलेशन वो अलग है। ठीक है सर, 24 घंटे में कितना बताया आपने? एक पल में 60 विपल, 60 विपल 24 सेकंड के बराबर होता है, 24 सेकंड के बराबर होता है। ठीक, तो और एक विपल किसका? एक विपल 0.4 सेकंड का, 0.4 सेकंड का, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से एक दिन के अंदर 3600 पल होते हैं, 3600 पल होते हैं, और ये 3600 पल जो है ये 360 डिग्री के होते हैं, और 10 पल में सूर्य जितना कोण बदलता है उसे 1 अंश कहते हैं, 1 डिग्री। 10 पल में सूर्य जितना चलता है उसे 1 अंश कहते हैं। इसी तरह से सूर्य जो है डेली 1 डिग्री चलता है, और 30 दिन में 30 डिग्री चलता है। ये काल गणना जो है, वैसे पंचांग के अंदर आप देखिएगा घटी पल लिखे रहते हैं और साथ में स्टैंडर्ड टाइम भी लिखा रहता है। पंचांग के अंदर आप आजकल वो स्टैंडर्ड टाइम भी देने लगे हैं, प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हमारी जानकारी में, क्योंकि हम पंचांग ज्योतिषी हैं, पंचांग पढ़ते हैं, तो घटी पल की हमें जानकारी होना चाहिए। ये सिर्फ जानकारी के लिए, कैलकुलेशन इसमें करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि पंचांग जो है स्टैंडर्ड टाइम देता है, इंग्लिश टाइम भी देने लगा है। क्योंकि एक साइड में आप अगर पंचांग देखें, एक साइड में तिथियां लिखी रहती है, घटी पल लिखे रहते हैं, फिर वार लिखा रहता है, और फिर लास्ट में जो है वो आपको डेट देता है, इंग्लिश की भी डेट दे देता है, और स्टैंडर्ड टाइम भी दे देता है। तो आजकल इतनी सुविधा हो गई है कि पंचांग भी जब हम देखते हैं तो पंचांग देखने में कितनी आसानी हो गई है, हम स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं, घटी पल को छोड़ ही देते हैं, ज्यादातर कैलकुलेट करते ही नहीं है। जबकि पहले स्टैंडर्ड टाइम नहीं लिखा जाता था और घटी पल लिखा जाता था, क्योंकि उधर से वो 12 के बाद 13, 14, 15 इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं लिखना। तो 13 मतलब 1 बजे, 14 मतलब 2 बजे, इस तरह से वो कैलकुलेशन अपना कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम हमें मिल जाता है, इधर से घटी पल मिल जाते हैं, और एग्जैक्ट घटी पल के हिसाब से हमें डेज भी मिल जाते हैं। इंग्लिश डेज भी पंचांग के एक साइड में इंग्लिश डेज लिखे रहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम लिखा रहता है, इस साइड में तिथियां लिखी रहती है और नक्षत्र लिखे रहते हैं। ये सारा आपको पंचांग के अंदर जब आप रीड करेंगे तो ये घटी पल का समझ में आ जाएगा कि घटी पल का ये मतलब। अब तिथि कब प्रारंभ हुई, कब अंत हुई, वो उसके अंदर तिथि का वर्णन दिया रहता है। इतने बजे जो लास्ट होती है, जैसे प्रतिपदा है, प्रतिपदा के कॉलम में जब प्रतिपदा खत्म होती है तो वो टाइमिंग लिखा रहता है। द्वितीया के आगे पंचांग में जो टाइमिंग लिखा होगा वो द्वितीया उस समय खत्म हो रही है, ना कि प्रारंभ हो रही है। ये जनरली एक कंफ्यूजन आता है।
लोग को की समझ में नहीं आता ये टाइम क्या लिख दिया है। मतलब प्रतिपदा के आगे जब घटी पल लिखा हो और स्टैंडर्ड टाइम लिखा हो, वो टाइम प्रतिपदा का अंत है, मतलब प्रतिपदा इतने बजे समाप्त है। इसी तरह से जब दूसरा कॉलम आएगा द्वितीया का, द्वितीया के अंदर जो उसका घटी पल या टाइम लिखा होगा वो समाप्ति का होता है, ना कि प्रारंभ। ये हमारे दिमाग में हमें पता होना चाहिए, तो हमको पढ़ने में, पंचांग पढ़ने में आसानी होगी कि ये तिथि इतने बजकर इतने मिनट में समाप्त हो रही है, ना कि प्रारंभ हो रही। तो वो समाप्ति लिखी रहती है हमेशा हर पंचांग के अंदर, प्रारंभ नहीं लिखा रहता। प्रारंभ आपको पूर्व वाली तिथि के अंदर मिलेगा। मतलब उन्होंने लिखा गया प्रतिपदा 2 बजे या 13 बजे, 1 बजे मतलब 13 बजे समाप्त, 13 बजे बस इतना लिखा होगा। इसका मतलब प्रतिपदा 13 बजे समाप्त हो गई। फिर द्वितीया के आगे लिखा होगा आपका 14 बजे, मतलब ये 2 बजे समाप्त हुई द्वितीया। तो ये जब आप पंचांग देखें तो पंचांग के अंदर उसको उस तिथि के अंदर जो लिखी हुई है घटी पल या स्टैंडर्ड टाइम, वो उसका अंत है, एंड है। उसके बाद से दूसरी स्टार्ट हो गई। तो ये आपका था तिथियों का पूरा वर्णन, तिथियों के बारे में जानकारी कि तिथियां किस काम आती हैं। 5 प्रकार की तिथियां टोटल 30 होती है, 15 शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, और तिथियां 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से करती, किस किस समय हमें तिथियों में काम करना चाहिए, कौन सी तिथि अच्छी है और किस तिथि में कौन सा काम हमें करना चाहिए, ये उसका पूरा वर्णन था। इसके बारे में अगर कुछ पूछना हो या कंफ्यूजन हो तो बताएं, आप सवाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपन दूसरे। आपने जो ये 5 तिथियां बताई तो उसमें 2-3 तिथियों में बताया कि मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। जी तो जी। तीनों में से कौन सी बेस्ट है मांगलिक कार्य? लाइक जया। देखिए ये अभी कैलकुलेशन अपन खाली तिथियों से पूरा नहीं निकालेंगे, अब बार भी आएंगे। ये तो एक, हाँ ये तो एक दिया कि इस तिथि के अंदर पर मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अगर हमें मांगलिक कार्य करना है तो वो तिथि हमने चूज कर ली। अब सेकंड स्टेप आएगा वार, फिर थर्ड स्टेप आएगा नक्षत्र। हाँ पूरा ब्रैकेट है, 5 अंग है ना ये, तो 5 अंगों को हमें जोड़ना है। हम एक अंग से काम नहीं कर सकते, एक तिथि देख के सारा कार्य नहीं कर सकते। बस ये देख सकते हैं कि नंदा एक अच्छी तिथि है, ठीक है, नंदा में ये देखेंगे। हाँ, फिर उसके बाद में वार देखेंगे, फिर उसके बाद में नक्षत्र देखेंगे। ये सारा कैलकुलेशन हमें करना है, जिसको कि अपन एक से भी स्टार्ट कर रहा है। अभी अपन तिथियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि इस तिथि में ये कार्य किए जा सकते हैं। मेरे वर्डों पर ध्यान दिए, कार्य किए जा सकते हैं, कार्य करने ही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप उसी तिथि में करें। मान लो उसी तिथि में भद्रा आ गई, तिथि शुभ है, तो कैसे काम करेंगे? करण आ गया भद्रा, विष्टि आपका करण आ गया, तो कैसे करेंगे आप? हाँ वो तिथि अच्छी है, मान लो नंदा तिथि अपने को ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन अब बाकी चीजें, वार क्या है, ये वार उचित है या नहीं है, अब नक्षत्र क्या है, करण कौन सा है, योग कौन सा है, ठीक है, वो सूटेबल है कि नहीं। जब ये 5 चीजें सूट आ जाती है तो वो कार्य के लिए वो शुभ मुहूर्त होता है। सर ये बढ़िया तरीके से बताया। हाँ इसीलिए मैं एक एक चीज धीरे धीरे, जब आएंगे हमारे पास तब वो बेस्ट होगा। हाँ जब लास्ट में कंक्लूड करेंगे तब वो बेस्ट होगा। हाँ कंक्लूड होगा जब। अभी तो मैंने आपको बताया कि तिथियों के प्रकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 का अंतर है सिर्फ, ये याद करने के लिए। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 तिथियां हो गई। नंदा जो स्टार्ट हो गई प्रतिपदा से, भद्रा द्वितीया से, जया तृतीया से, रिक्ता चतुर्थी से, पूर्णा पंचमी से, फिर वही नंदा छठी से। बस 5 का सेट है ये। 5 दिए 15 और 3 तिथियां होती है 15 दिन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, सिंपल तरीका है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन से अच्छे कार्य है, वो कौन सा दिन अच्छा है, तो वो आप वो कार्य के लिए वो तिथि को चुन सकते हैं। फिर आपने मैंने इसी काल गणना बता दी। तो ये मेरा मतलब मकसद है आपको बताना कि हम अभी एक स्टेप पे है। 5 स्टेप मैंने बताया, पंचांग के 5 अंग होते हैं। 5 अंगों को हमें इनको आपस में जोड़ना है। तो ये पहला स्टेप था तिथि का, कि तिथियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, और क्या उन्हें जनरल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं।
और ये ज्यादातर आप लोगों को पता ही है जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, इसमें समझाने वाली ज्यादा कोई बात है नहीं, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार की होगी, ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा तिथियों के बारे में। तो आज सर इसको इतना रहने दो। जी जी ठीक है, आज इतना रहने दो, कल से 9 बजे हम लोग क्लास शुरू करेंगे, बात को समझना।